Hello everyone. So this is the our last revision series of AIS. Yes, you had it right. It is the chapter 5, core banking system. Chapter 1, 2, 3, 4 already uploaded, and those who haven't watched yet, guys, do check the do check the description box and watch from there. And if you want these PDFs, for that you have to join my Telegram channel, and the telegram channels link also in the description. You can join and access all the pdfs which I have been used during my lectures. So let's get started. So first of all, we have a first slide, that is characteristics of core banking system. So इसके ऊपर डिस्कशन करने से पहले पहले जो चैप्टर का मेन नेम है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कोर बैंकिंग सिस्टम होता क्या है? तो कोर बैंकिंग सिस्टम बेसिकली इज अ सिस्टम which allowing the banks to improve the efficiency and effectiveness of the operations, delivering the best services and scale up the operation of the banking system. अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा ना वो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था। अगर हम लोग सबसे फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं तो वहां पे हम लोग जो पढ़ रहे थे वो तो अब बिजनेस को ऑटोमेट कैसे करें, उसके प्रोसेस को ऑटोमेट कैसे करें। फिर हम लोगों ने कुछ मॉड्यूल्स के बारे में डिस्कशन किया। चैप्टर थर्ड में अगर हम बात करें तो हम लोगों ने और डीपली इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को पढ़ा। चैप्टर फोर्थ में हमने कुछ कंपोनेंट्स पढ़े, लाइक वर्चुअलाइजेशन एंड ग्रिड कंप्यूटिंग, बहुत सारे थे। एंड अब हम आ चुके हैं चैप्टर 5 पे, जिसमें हम लोग कोर बैंकिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ये एक तरीके का सिस्टम होता है। अभी थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे तो इसमें काफी काफी टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन में, अब उनकी ऑपरेशंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे जब भी आप कुछ पढ़ोगे तो एज अ बैंक के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके पढ़ना, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ओके, सो मेरे पास सबसे पहली चीज है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोर बैंकिंग सिस्टम। कोर बैंकिंग सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? अगेन शॉर्टकट दिए हुए हैं, और ये जितने भी शॉर्टकट्स हैं मोस्टली आई थिंक इस चैप्टर में जितने भी शॉर्टकट्स हैं वो आई थिंक सारे किशन सर के ही दिए हुए हैं। तो अगर तो उनकी वीडियो पे जाके भाई उनको थैंक यू बोल देना कि उनके थ्रू मुझे पता चला, और अब जिनको मेरे थ्रू पता चल रहा है तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम। सो सबसे पहले हमारे पास है शॉर्टकट है कैम्पी। C stand for Common Database, centralized banking application software, advanced technology infrastructure, modular in structure, bring significant benefit, branch function as a delivery channel or integration of all third party application. सो यहाँ पे बात कर रहा है कि कोर बैंकिंग सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे कॉमन डेटाबेस होता है। जितने भी डेटाबेस जो भी जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं ना उसका एक कॉमन डेटाबेस होगा, जिससे कि कहते हैं ना वन वर्जन ऑफ ट्रुथ, उसको एक तरीके की ही उसको चीजें मिल सकती है। अगर अलग अलग टाइप के डेटाबेस होंगे तो कहीं ना कहीं आगे जाके कन्फ्लिक्शन होगा। तो इसीलिए सबसे पहला जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कॉमन डेटाबेस। नेक्स्ट है सेंट्रलाइज बैंकिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज होता है। थर्ड एडवांस टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा एडवांस चीजें इसमें होती है जिसके थ्रू हमें अपने ऑपरेशंस को अपने ऑपरेशंस की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को बढ़ाने में हेल्प मिलती है। मॉड्यूलर होता है स्ट्रक्चर में, मींस हर एक जो सॉफ्टवेयर है, मैं कह दूं हर एक जो चीजें हैं स्ट्रक्चर्स है वो मॉड्यूलर फंक्शन, मॉड्यूलर फॉर्मेट मींस होता है ऐसा नहीं कि आपको पूरा पैकेज ही लेना पड़ेगा। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उतना ले सकते हो, और आपकी जब रिक्वायरमेंट एंड अप हो जाती है आप उसको रिटर्न करके आपको जो चाहिए आप वो उसको ले सकते हो। तो मॉड्यूलर मीन्स होता है आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतने पार्ट को एक्वायर्ड कर सकते हो। ब्रिंग सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स, ऑफ कोर्स कोर बैंकिंग सिस्टम के आने से काफी सारे बेनिफिट्स आए हैं। ब्रांच फंक्शन एज अ डिलीवरी चैनल, जो जितनी भी ब्रांचेस होती है वो डिलीवरी चैनल का काम करती हैं हम लोग के लिए एज अ कस्टमर। इंटीग्रेशन ऑफ ऑल थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। तो ये कुछ हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, इसका शॉर्टकट भी है। नेक्स्ट स्लाइड से हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहली चीज ना, मैंने इस स्लाइड में कुछ भी फुलफिल नहीं किया है क्योंकि मुझे पता था उतना ज्यादा करने से फिर एक प्रॉब्लम होती है कि पीडीएफ नहीं वो बुक ही बन जाती है। सो मैं इसकी जो फुल फॉर्म्स है वो ऑफ कोर्स मॉड्यूल से देख के आपको बताऊंगी, बट आप लोग इसको अपने मॉड्यूल में या वट एवर बुक यू हैव आप उसके साइड में इसको नोट्स कर लेना। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास की टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स ऑफ सीबीएस। इसका शॉर्टकट दिया हुआ एडीए नोवा। की टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स में इसके फुल फॉर्म में बताती हूँ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड।
इसमें थोड़े से अमेंडमेंट्स भी आए हुए थे, मैं अमेंडमेंट पार्ट भी कवर करूंगी। जो अमेंडमेंट पार्ट्स मेरे टाइम पे था वो कवर है, अभी जो रिसेंटली आया होगा आई थिंक ऐसा नहीं आया हुआ है, बट अगर आया होगा तो प्लीज एक बार चेक कर लेना। फिलहाल ये नवंबर 22 तक का तो अमेंडमेंट है, अभी मई 23 आया भी तो नहीं है। नहीं, अमेंडमेंट है, फुल अमेंडमेंट। सो एडीए नोवा का है, ए स्टैंड फॉर एप्लीकेशन एनवायरनमेंट। अब ये चीज ध्यान रखना, लिखा हुआ है कि टेक्नोलॉजी कंपोनेंट, ठीक है, बट इसके अंदर आपको इन्वायरमेंट्स और कुछ सिक्योरिटी डालनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स ऑफ सीबीएस पूछेगा तो इसके अंदर आपको कुछ इन्वायरमेंट्स और कुछ सिक्योरिटी डालनी पड़ेगी। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि थर्ड पॉइंट पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आईटी इन्वायरमेंट के बारे में पूछ रहा है, तो अब इस इन्वायरमेंट में कुछ और आने वाला है। सो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है बट उतना है नहीं। टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स में क्या क्या चीजें आएंगी, सबसे पहले है एक और है हमारा एप्लीकेशन एनवायरनमेंट। एप्लीकेशन एनवायरनमेंट में ये होता है कि एप्लीकेशन एनवायरनमेंट में बेसिकली काफी सारे एप्लीकेशन सर्वर्स होते हैं, और जैसे कि फ्लक्स क्यूब हो गया, बैंकमेट हो गया, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्वर्स होते हैं, और जिस भी कंपनी या मैं कहती हूँ जिस भी बैंकिंग सिस्टम को जो सुटेबल होते हैं उनके लिए वो उसको अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्ट क्या एक्वायर करते हैं। सो बैंकिंग एनवायरनमेंट बेसिकली क्या एप्लीकेशन सर्वर को होस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है डेटाबेस एनवायरनमेंट। डेटाबेस एनवायरनमेंट नाम से समझ में आ रहा है, ये सारे जितने भी डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डेटा लोकेट होते हैं उन सबका समरी फॉर्म में डेटा अपने पास कलेक्ट करता है। नेक्स्ट ए स्टैंड फॉर एप्लीकेशन सिक्योरिटी। एक्चुअली में इसका जो रियल नेम था वो था एंटरप्राइज सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। इसके जो अंदर का पार्ट है वो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, इसका जो नाम है एक्चुअली में वो हो गया एप्लीकेशन सिक्योरिटी। मॉड्यूल में देखोगे, पुरानी मॉड्यूल होगी तो उसमें यही लिखा होगा। और एप्लीकेशन सिक्योरिटी के अंदर भी एक काफी सारे पॉइंट्स हैं, उसका भी शॉर्टकट मैं बता देती हूँ, अगर जो लिखना चाहे वो लिख लें। उसका शॉर्टकट है बात प्री, BATPRE। हाँ, बात प्री। और उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स है आप उसको देखोगे तो आपका वो शॉर्टकट मैच कर जाएगा। नेक्स्ट है NN स्टैंड फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर भी एक शॉर्टकट है, दैट इज आई डम। आप लोग अपने मॉड्यूल में प्लीज नोट करते जाओ। आई डम, आई फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क, मतलब नेटवर्क में हम लोग किस किस तरीके से सिक्योरिटीज को लगा सकते हैं। तो फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क, एंड D स्टैंड फॉर डिफरेंट लोन सेगमेंट्स, U स्टैंड फॉर यूज ऑफ routers and switches, M stand for multiplayer boundary offenses, defenses, and P stand for periodic security review। ये चीजें आपकी आएंगी इसमें नेटवर्क सिक्योरिटी में। नेक्स्ट है OO स्टैंड फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग फॉर फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट। ऑनलाइन जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ये कुछ की कंपोनेंट्स है, टेक्नोलॉजी को ध्यान में रख के करोगे इजी लगेगा। नेक्स्ट ए आ रहा है, नेक्स्ट ए स्टैंड फॉर एप्लीकेशन सिक्योरिटी होगी, एंड नेक्स्ट ए स्टैंड फॉर एप्लीकेशन एनवायरनमेंट। यस, इतने सारे थे। नेक्स्ट है, अब एक है हमारे पास की एस्पेक्ट्स इन बिल्ट इनटू द आर्किटेक्चर्स ऑफ अ सीबीएस। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन में कि ऐसी कौन सी एस्पेक्ट्स हैं जो कि हमारा जो सीबीएस का आर्किटेक्चर है, कोर बैंकिंग सिस्टम है, उसमें पहले से इनबिल्ट होते हैं। इसका शॉर्टकट है ICR, दैट इज अ इंफॉर्मेशन फ्लो। C stand for customer centric, R stand for regulatory compliances and resource optimization। सबसे पहले हमारे पास क्या था, हाइपर इंफॉर्मेशन फ्लो। तो सब ICI के अकॉर्डिंग, इंफॉर्मेशन फ्लो के अकॉर्डिंग जितने भी ट्रांजैक्शन हमारे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो रहे हैं उनका फ्लो जो है वो एकदम स्मूथ होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, जिससे कि डिसीजन मेकिंग में एट द एंड में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। C स्टैंड फॉर कस्टमर सेंट्रिक। तो हमारे सीवीएस में एक चीज और इनबिल्ट होती है, वो कोई भी चीज जो करता है वो कस्टमर को टारगेट में रख करके करता है कि राइट ऑफर राइट टाइम पे राइट पर्सन के पास पहुंच जाए। R स्टैंड फॉर रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, जितने भी अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन हो, ये चीज भी सीबीएस ध्यान में रखता है। एंड नेक्स्ट R स्टैंड फॉर, यस, दो आर थे। और नेक्स्ट आ रहा है रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस का भी एक प्लेटफॉर्म होता है, वो ऑलरेडी सीबीएस के अंदर इनबिल्ट होता है, जिससे कि उसको पता चलता रहता है कि जितने भी रेगुलेटरी कंप्लायंसेस सेक्शंस हैं, कुछ भी चीजें उसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स आ रही हैं और क्या क्या चीजें उसमें आ रही हैं, तो ये चीजें पता चल जाती हैं। तो ये कुछ की बिल्ट, कुछ की एस्पेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं। दोनों में डिफरेंट है, ये की टेक्नोलॉजी है, ये की एस्पेक्ट्स है, डोंट बी कंफ्यूज। सीबीएस के, सीबीएसई बोल रही हूँ मैं, सीबीएस के आईटी इन्वायरमेंट कौन कौन से होते हैं। आईटी इन्वायरमेंट का शॉर्टकट है आईपैड वाली, कोई भी हो सकती है जिसके पास आईपैड है।
So the girls, if you have iPad, that this shortcut suits on you. iPad वाली अब I stand for, मैं बताती हूँ, I stand for इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर, IBAS जिसको बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारे पास दो आई हैं, एक फिर है आई से इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर, IBAS। P स्टैंड फॉर प्रॉक्सी सर्वर, A stand for application server, D stand for database server, and W stand for web server, और A stand for automated teller machine server, antivirus software server। So basically जो लास्ट का LI है वाली का वो नहीं कंसीडर करना है, बाकी आई पैड वा आपका जो है वो आपके पॉइंट से मैच कर रहा है। तो इंफॉर्मेशन बैंकिंग चैनल सर्वर में क्या होता है, सबसे पहली चीज यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ये ना एमसीक्यू में जरूर पूछा जाता है। जितने भी एक पर्सन के जो भी अकाउंट्स होल्डर का नेम, उसका जो पिन होता है ना, यूजर पिन पासवर्ड, ये सारा IB इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर, वो सारा कुछ IBCS में सेव होता है। कहाँ पे सेव होता है? IBCS में स्टोर होता है। क्योंकि होता क्या है, हम लोग को लगता है ATM का पिन है, पासवर्ड है, तो किस में जाना चाहिए? ऑटोमेटेड टेलर मशीन में जाना चाहिए, बट ऑटोमेटेड टेलर मशीन में नहीं जाता, नहीं जाता है। वो सारा कुछ किस में जाता है? IBCS में जाता है। और IBAS में, IBS एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि ऑथेंटिकेट करता है कि जो भी IBCS में स्टोर किया गया है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो IBCS और IBAS में थोड़ा सा ध्यान रखना किसमें स्टोर होता है और कौन ऑथेंटिकेट करता है। वेब सर्वर भी इजी है, प्रॉक्सी सर्वर एंड एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर, दैट्स ओके। अब देख रहे हो इन्वायरमेंट में सर्वर डालने पड़ रहे हैं और टेक्नोलॉजी कंपोनेंट में इन्वायरमेंट डालने पड़ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CBS, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है CBS का, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, तो उस स्टेप्स का भी शॉर्टकट है मेरे पास। So the next another very awesome shortcut we have, that PA of Sanjay Dutt, टिम्सू। जो संजय दत्त का PA है उसका नाम है टिम्सू। अब आई डोंट नो क्या नाम है, बट दिस इज अ शॉर्टकट। तो इसका जो सबसे पहला शॉर्टकट है, P स्टैंड फॉर प्लानिंग, A स्टैंड फॉर अप्रूवल। अब हम साथ में समझते चलो, जब भी कोई चीज इंप्लीमेंट होगी तो पहले तो प्लानिंग होगी, फिर उसका अप्रूवल लिया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो भी मेन हेड्स होते हैं वहां के। फिर आता है संजय दत्त का सिर्फ S लेना है, S स्टैंड फॉर सिलेक्शन होता है। D स्टैंड फॉर उसको डिजाइन किया जाता है, सेलेक्ट करने के बाद किस तरीके से हमको उसको डिजाइन करना है। T स्टैंड फॉर उसकी टेस्टिंग होती है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, मॉनिटरिंग होती है, सपोर्ट करते हैं और जितने भी हमारे सिस्टम होते हैं उसके साथ, और फिर उसको अपडेट करते रहते हैं। एंड एक और है ऑडिट होता है, बट इतना भी इनफ है। सो ये हो गया मेरा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CBS। स्लाइड में काफी कुछ कवर हो गया। फिर हमारे पास रिस्क, रिस्क का शॉर्टकट है कैट इज ऑसम। कैट का सिर्फ C लेना, बाकी सबका तो है। C स्टैंड फॉर क्रेडिट रिस्क, फिर I स्टैंड फॉर IT रिस्क, S स्टैंड फॉर स्ट्रैटेजिक रिस्क, O स्टैंड फॉर ऑपरेशनल, फिर S स्टैंड फॉर स्ट्रैटेजिक रिस्क एंड M स्टैंड फॉर मार्केट रिस्क। कैट का C लेना और इसका I लेना, बाकी ऑसम, ये सारे रिस्क दिए हुए हैं। क्रेडिट रिस्क होते क्या है, मैं फटाफट से ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि रिवाइज करने के साथ साथ ना एक मन में ये ना रह जाए कि यार सिर्फ ऊपर ही ऊपर पढ़ रहे हैं, अंदर का तो कुछ पता नहीं चल रहा है। सबसे पहला है हमारे पास C फॉर ए क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्या होता है? ऐसा कोई लोन या फिर ऐसी कोई एसेट्स जो कि हमने मार्केट में दे रखी है, अब उस पे हमको बिलीव हो गया कि ये अब इरिकवरेबल है, अब इससे हमें कुछ भी वापस नहीं मिलने वाला, तो वो हमारा क्रेडिट रिस्क हो गया। हमने कोई भी चीज क्रेडिट पे दी, अब वो हमें वापस नहीं मिलने वाली, तो इट इज द वन ऑफ द काइंड ऑफ द क्रेडिट रिस्क। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉम्प्लायंसेस रिस्क। कॉम्प्लायंसेस रिस्क क्या होते हैं? एक्चुअली वो कॉम्प्लायंसेस रिस्क बाय मिस्टेक हो गया था, मैंने उसको फिलहाल तो हटा दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आईटी रिस्क। आईटी रिस्क क्या होता है? आईटी रिस्क बेसिकली टेक्नोलॉजी की वजह से होते हैं। आईटी रिस्क के अंदर भी काफी सारे रिस्क गिवन है सब हेड्स के फॉर्म में, वो भी देख लेने का। वैसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं मेनली आईटी रिस्क, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता है आईटी रिस्क के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि आईटी रिस्क बताओ, उसके सब हेड्स बताओ, तो आईटी रिस्क को पढ़ लेना। होता तो बेसिकली टेक्नोलॉजी की वजह से ही है, और इसमें एक चीज और याद में रखो, इसके जितने भी सब हेड्स है ना, उसका भी शॉर्टकट है कोमा, COMAA। तो
पॉइंट्स तो काफी सारे गिवन है, आई थिंक देखो ना 7 और 8 गिवन है, बट आप सिर्फ उसको 5 भी याद कर लोगे, दैट्स इनफ ब्रो, हो जाएगा। तो वो हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेशन रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क वो होता है जो भी हमारा, जैसे कि इंटरनल सिस्टम, जो भी हमारा ऑपरेशन चल रहा है हमारे सिस्टम में, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशंस चल रहे हैं, इंटरनल प्रोसेस, इंटरनल पीपल, इंटरनल सिस्टम है, कुछ भी ऐसी चीज जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, उसकी वजह से अगर हमें कोई लॉस होता है, जैसे हमारे किसी पर्सन की वजह से हमें लॉस हुआ या किसी सिस्टम फेलियर की वजह से लॉस हुआ, इनडायरेक्ट हो और डायरेक्ट हो, कुछ भी हो, वो मेरा ऑपरेशनल रिस्क में काउंट किया जाता है। स्ट्रैटेजिक रिस्क वो रिस्क होते हैं जो हमारी नॉर्मल, जैसे नॉर्मल जितनी भी हमारी सेलिंग हो रही है, नॉर्मल जितना भी हमको प्रॉफिट मिल रहा है, वो अपने नॉर्मल से डिक्लाइन हो रहा है। कुछ ऐसे सिस्टम्स आ गए, कुछ ऐसे इन्वायरमेंट बन गया जिनकी वजह से जो हमारी नॉर्मल प्रॉफिट लाइन थी या जो भी हमारा नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल था वो उसको अचीव नहीं कर पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल लाइक नए कॉम्पिटिटर्स आ गए तो कहीं ना कहीं हमारा इफेक्ट होगा, हमारा नॉर्मल बिजनेस। और मर्जर एक्विजिशन हो गया, ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। मार्केट रिस्क का मतलब ये होता है कि लेट सपोज एन एग्जांपल कि हमने आज किसी को लोन दिया, फॉरनर में लोन दिया लाइक 60 रुपए के हिसाब से, बट कल जब हमको पे करने का टाइम हुआ, जब हमें पे करना हुआ, तो उसकी जो रेट होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, वो चेंज हो गए, वो 60 to 65 हो गए। तो ये 5 रुपीज जो है वो हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, है ना। तो ये एक तरीके का मार्केट रिस्क हो गया। जैसे कुछ फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं, मार्केट कुछ फैक्टर चेंज होने की वजह से अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट पड़ता है तो वो मार्केट रिस्क हो गया। ओके, अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं ऐसे क्यों डाल देती हूँ, इसके दो रीजन होते हैं। तो सबसे पहला रीजन ये होता है क्योंकि इन ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं ना, इन सब में अलग अलग कहानी, अलग अलग कहानी का मतलब है सारे कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं। एक वर्ड भी आपने स्किप किया ना, आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये एक्चुअली में क्या बात कर रहा है। देखते हैं की फीचर्स ऑफ बैंकिंग बिजनेस एंड कोर फीचर ऑफ सीबीएस। कंफ्यूज मत होना। मैं अपने टाइम की बात बताऊं तो जब मैं पढ़ रही थी, जब मैंने एग्जाम दिए, तो मैंने एक एमटीपी उठाया, उस एमटीपी में ना ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। मैंने बस इतना देखा कि बैंकिंग बिजनेस के फीचर्स पूछ रहा है, मैंने उठा करके ये पूरे लिख दिए। बट जब मैंने इवेल्युएट किए, जब आंसर मैच किया, तब मैं सोच रही यार ये क्वेश्चन ये है कहीं, बिजनेस का दिया कहाँ हुआ है, मुझे पूरी बुक में तो यही दिख रहा था, बट देखोगे तो मॉड्यूल के सेकंड पेज पे ये गिवन है। तो इसको हल्के में मत लेना। जो भी इग्नोर कर रहे हैं उसको पढ़ लेना। तो ये भी पूछते हैं की फीचर्स, पहले तो नॉर्मल बैंकिंग बिजनेस के फीचर्स है, फिर है कोर फीचर ऑफ सीबीएस। माय डियर, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं थे तो इसीलिए मैंने लिखे नहीं है। फिलहाल ये सब ऐसा कहते हैं इजी इजी कॉन्सेप्ट है। इजी कॉन्सेप्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक बार अगर आप अच्छे से उसको रीड आउट कर लोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर दे ट्राइंग टू से। ठीक है, तो इतना मत सोचो, उसको एक रीडिंग से हो जाएगा। कोर बैंकिंग की सर्विसेज गिवन है, की मॉड्यूल्स ऑफ सीबीएस में कुछ मॉड्यूल्स होते हैं उनको पढ़ लेना। इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं, अब देखो यहाँ पर भी कंफ्यूजन हो सकता है। इंटरनल कंट्रोल्स इन बैंक्स और आईटी कंट्रोल इन बैंक्स बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल्स अलग है और आईटी कंट्रोल अलग है। की फंक्शंस ऑफ आरबीआई, आरबीआई के भी कुछ की फंक्शंस हैं, उनको भी देख लीजिएगा। वैसे तो पता ही है, रेगुलेट करना, मॉनेटरी सिस्टम को देखना, करेंसी इशू करना, बट कायदे से एक बार बुक की लैंग्वेज में गो थ्रू कर लोगे तो फिर वो माइंड में रह जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक बार उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्योरिटी पॉलिसी। सिक्योरिटी पॉलिसी की बात करें तो ये तो बहुत अच्छा सा टॉपिक था। ओके, सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होती है, इसमें कितने टाइप्स के क्या क्या चीजें आती हैं, ये सारा कुछ इसमें मेंशन करना है अभी हम लोगों को। सो इसका पहले शॉर्टकट देख लीजिए। इसका शॉर्टकट है आई मतलब मैं, और यू मतलब सामने वाला पर्सन। थोड़ा सा फनी है क्योंकि ये मैंने खुद बनाया था, मुझे इसके शॉर्टकट कहीं मिल नहीं रहे थे। तो आई यू उड़ेंगे दोनों, ऐसा किसी मूवी का डायलॉग ले लो, आसमान में नन्हे पंछी की तरह। जो भी चीजें हाईलाइटेड है वो एक्चुअली में मैटर करते हैं। दैट्स आई स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। बने कितने कितने टाइप्स की पॉलिसीज बनती है, बेसिकली वो बात ये कर रहा है यहाँ पे। यू स्टैंड फॉर यूजर सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन, ओ फॉर है ऑपरेशन सिस्टम सिक्योरिटी, डी फॉर है डेटाबेस सिक्योरिटी, ए है एप्लीकेशन सिक्योरिटी, एन है नेटवर्क सिक्योरिटी, एंड पी फॉर है फिजिकल सिक्योरिटी। तो ये जितनी भी चीजें यहाँ पे हाईलाइटेड है वो है, और इसका शॉर्टकट थोड़ा सा फनी है बट इट्स ओके। ये अगर याद रह जाता है एग्जाम हॉल में तो ट्रस्ट मी इट्स ऑल वर्थ इट। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक,
ऐसा आपको डायरेक्ट तो नहीं पूछेंगे ये लोग कि आप बताओ कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, उसके स्टेप्स बताओ। वैसे पूछ भी सकते हैं, आईसीआई कुछ भी कर सकता है। बट बेसिकली ये आपको ना एमसीक्यूज में बहुत फंसाते हैं। तो इसको मैं ओवरव्यू दे देती हूँ थोड़ा थोड़ा कि मनी लॉन्ड्रिंग के प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन में क्या क्या होता है। आई होप मैं इतनी लेमैन लैंग्वेज में बताऊं कि आपके दिमाग में फिट हो जाए। सो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है? देखो, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग में बेसिकली ये होता है कि जो भी क्राइम के थ्रू पैसा आया है, आपने कोई क्राइम किया, उससे आपको जो कुछ पैसा मिला, आपने उस पैसे को, उस पैसे की एक्चुअल ओनरशिप को छुपा करके उसको ऐसा दिखाया, ऐसा प्रिटेंड किया कि आपने बताया कि वो जो भी सोर्स से जो भी पैसा आया है वो कहाँ से आया है, वो एक लेजिटिमेट सोर्स से आया है। लाइक आपने ड्रग्स बेच के, ऐसा कोई भी इलीगल काम करके क्राइम किया और आपने मनी को इकट्ठा किया, उसके बाद आपने क्या किया, उस मनी को इतना ज्यादा, अभी ये जो जितने भी स्टेप्स है ना, प्लेसमेंट की, लेयरिंग की, इंटीग्रेशन की, ये सब करने के बाद आपने ये दिख प्रूव कर दिया कि ये जो सोर्स पैसा आया, ये कहाँ से आया, ये एक लेजिटिमेट सोर्स से आया है। तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि जितना भी इलीगल सोर्स से पैसा आपने कमाया है, या जितना भी ऐसी जगहों से पैसा कमाया जो कि इलीगल माना जाता है, उस चीज को आपने इतना घुमाया फिराया और एंड में उसका रिजल्ट आपने क्या दिया कि ये पैसा लेजिटिमेट सोर्स से आया हुआ है। सो मनी लॉन्ड्रिंग की सबसे पहले तो प्लेसमेंट करना, आपने जहां पर भी क्राइम किया वहां से उठा करके पैसे को किसी ऐसी जगह पे डालना जो कि रेगुलेशंस या रूल रेगुलेशन की नजरों से थोड़ा सा दूर हो। उसके बाद आता है लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब होता है कि प्लेसमेंट में समझ में आया, क्राइम वाली प्लेस से उठा करके उसको दूसरी जगह पे डालना। लेयरिंग का मतलब होता है अब आपने जो पैसा कमाया है उसको, सिंपल सी बात है, कोई क्राइम करेगा तो 10-5 हज़ार रुपए का तो करेगा नहीं, बड़ा अमाउंट करेगा। तो उस बड़े अमाउंट को कहाँ कहाँ डालोगे? आप ऐसी जगहों पे उसको इन्वेस्ट करोगे, ऐसी कंट्रीज में डालोगे उस पैसे को जहाँ पे लूज सिक्योरिटी एंड रेगुलेशन, क्योंकि इतना लूज रहेगा मतलब वो लोग खुद ही को, उनको समझ में नहीं आएगा ना। अब यहाँ पर कहीं की सिटीज में बहुत ज्यादा हाई रेगुलेशन होता है, वो पता लगा ही लेते हैं कि पैसा इतना ज्यादा आया कहाँ से। तो ऐसी भी कंट्रीज है हमारे यहाँ जहाँ पे इतना हाई स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं है, तो उन जगहों पर इनको डालना। और एट द एंड में क्या करना, उस इलीगल सोर्स के मनी को कन्वर्ट कर देना लेजिटिमेट सोर्स में, कि हाँ ऐसा लगे कि भैया ठीक है, ये पैसा जो है ये लेजिटिमेट है, ये लीगल हो गया है, इलीगल नहीं है। तो ये सारा केस होता है मनी लॉन्ड्रिंग का, बहुत दिमागी खेल होता है। इसको अच्छे से गो थ्रू करना, ये पता किस में आएगा, ये आपका पूछेंगे। डायरेक्ट भी आ सकता है लेकिन उसमें बहुत ज्यादा आता है, एमसीक्यू से फंसाते हैं। नेक्स्ट है, लास्ट हमारी स्लाइड है, की प्रोविजंस ऑफ आईटी एक्ट के क्या क्या की प्रोविजंस होते हैं। सो ये ना बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसमें भी थोड़े से कंफ्यूजन वाले पार्ट को मैंने अपने टाइप से, मतलब सीरियसली मैंने खुद से इसको ट्राई किया कि मैं थोड़ा सा इसको इजी बना पाऊँ आपके लिए। 43 सेक्शन बात करता है कंपनसेशन फॉर डैमेजेस टू कंप्यूटर। देखो 66 बात करता है कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस की, जो जो इसमें कुछ ऑफेंस दिए हुए हैं कि ये ऑफेंस होंगे तो उसकी पेनाल्टी आपको कहाँ देनी पड़ेगी, सेक्शन 43 में। ठीक है, तो 66 एंड 43 आपस में मिले हुए हैं, भाई भाई है। सेक्शन 43 ये बात करता है कंपनसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट डेटा, अगर आप किसी का डेटा प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हो देन आपको कंपेंसेट करना पड़ेगा। टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, कंप्यूटर के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, टेम्परिंग अगर होती है तो सेक्शन 65 में आपको प्रॉब्लम होती है। ये ऐसे एक बार पढ़ लेना, ऊपर ऊपर आते तो है एग्जाम में, ये सब एमसीक्यू में फंसाएंगे आपको। अब देखो यहाँ पे जो 60C की सीरीज चलती है ना, ये थोड़े से कंफ्यूजन होते हैं, बट ट्रस्ट मी ये बहुत फनी बनाए हैं। 66B, बी स्टैंड फॉर बेमानी। आगे पढ़ो तो पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टली, डिसऑनेस्टली का मतलब होता है बेमानी करना। ठीक है, किसी ने आपके साथ बेमानी की उसको बोलते हैं डिसऑनेस्टी। तो अगर कभी भी ऐसा पूछ ले, पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टी रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्सेज, कौन से सेक्शन की बात करता है, तो डिसऑनेस्टी मींस बेमानी, तो सेक्शन 66B। सी स्टैंड फॉर चोरी, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है पनिशमेंट फॉर आइडेंटिफाई थेफ्ट, तो थेफ्ट मीन्स क्या होता है, चोरी करना, तो ये हो गया। डी स्टैंड फॉर धोखा, और इसका इंग्लिश वर्जन हो जाएगा पनिशमेंट फॉर चीटिंग, चीटिंग करना मतलब धोखा देना। तो एक मेन वर्ड उठाइए, चीटिंग मीन्स हो गया धोखा, थेफ्ट मीन्स हो गया चोरी, हो गया ये एक्चुअली में होता है, और डिसऑनेस्टली मीन्स हो गया बेमानी करना। तो ये बी सी डी में कंफ्यूजन कभी भी नहीं आएगा। एंड एट द एंड ई की बात करें तो ई फॉर है कि पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ द प्राइवेसी, किसी की प्राइवेसी अगर वायलेट होती है तो वो पनिशमेंट उसको 66E में मिलती है। सो आई थिंक ये हो गया है हमारा पूरा। लास्ट में फाइनली हमारी जो पूरी सीरीज थी वो कंप्लीट हो गई है। सो फाइनली हमारी जो सीरीज चलाई थी जिसे सोच करके, वो फाइनली एंड हो गई है। चैप्टर
पूरे EIS के 5 चैप्टर रिवाइज हो गए हैं। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच। जितना सोचा नहीं था उससे अच्छे-अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। सो लिटरली मोटिव सिर्फ इतना सा था कि थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए एग्ज़ाम टाइम पे। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं बेसिकली उनको लेकर के ज़्यादा था कि उनको प्रॉब्लम हो जाती है कि कैसे करें, क्या करें? सो आई होप थोड़ा बहुत हेल्प मिला होगा आपको। एंड येस आई विश कि जितने भी देख रहे हो वो सारे सीए फाइनलिस्ट बन जाओ। मई 23 में ही आपका सारा अटेम्प्ट क्लियर हो जाए। जितने साल से भी अटक रहे हो सब क्लियर हो और सब सीए फाइनलिस्ट बन के आगे बढ़ो। सो कीप शेयरिंग, कीप स्टडिंग। एंड येस अभी तो फिलहाल एंड हो गई है ये सीरीज, और इसके अलावा अगर कुछ भी चाहिए हो तो प्लीज फटाफट से कमेंट्स करना, क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक अगर समझ में आता है कि हाँ इस पे कुछ वीडियो बनाना चाहिए, तो डेफिनेटली बनाऊंगी। So thank you so much. Till then, take care and bye bye and all the best for your exams.